गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनालाइज स्टैटिक जीके। आज है 13 जून 2021। 13 जून 2021 को हम लोग 12 और 13 जून दोनों का करंट अफेयर को एक ही दिन में देखेंगे। इससे आपको कम समय में 2 दिन के करंट अफेयर को मिल जाएगी, जो आपको बाकी विषयों पर समय देने के लिए आसानी होगी। तो चलिए हम लोग चलेंगे पहले क्वेश्चन पे। उस पर चलने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप लोग को अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है तो आप वीडियो को पूरा देखा करिए। और उसके साथ साथ अब मैं अगले दिन सोमवार से मैं आपके लिए जीव विज्ञान और भूगोल का, अर्थात जो साइंस और भूगोल का जो सेक्शन है, मैं उसको एक साथ छोटे छोटे पार्टों में लेकर आऊँगा, जो आप लोग देख के अपनी तैयारी को और मजबूत कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो पहले प्रश्न पे चलने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोग हमारी सहायता करेंगे तो हमको भी अच्छे से कार्य करने के लिए आपके साथ हमको भी मनोबल बढ़ेगा। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है असम में कौन सा 7वां नेशनल पार्क खोला जाएगा? कहाँ पर खोला जाएगा? असम में, जिससे यह राज्य देश के तीसरे स्थान वाला राज्य बन जाएगा। मतलब ये कहने का, इस प्रश्न का मतलब है कि असम में कितने नेशनल पार्क हो गए हैं? 7। कितने हो गए? 7। पहले कितने थे? 6 थे, जो 6वां अभी नया बना है, उसके बाद 7वां भी नया बनने जा रहा है। तो चलिए तो देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन ए रायमोना, ऑप्शन बी दिहिंग पटकई, ऑप्शन सी काजीरंगा और ऑप्शन डी कौन सा है? इनमें नहीं। तो इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन बी। कौन सा जाएगा? ऑप्शन बी दिहिंग पटकई। कौन सा? दिहिंग पटकई। यहाँ पर सैकड़ों प्रजाति के तितलियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सैकड़ों प्रजाति की तितलियां और अन्य जानवर पाए जाते हैं, इसलिए इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया है। इससे पूर्व कौन सा बना है? रायमोना। ऑप्शन ए रायमोना बना है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा एकमात्र भारत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो चलिए, तो ये तो हो गया 7 नेशनल पार्कों के साथ ये देश का तीसरा हो गया। पहले पर कौन है? पहले पर मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। यहाँ पर 12 नेशनल पार्क है। कितने? 12। तो दूसरे पर कौन है? अंडमान निकोबार। कौन? अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार, जहाँ पर 9 नेशनल पार्क हैं। तो चलिए हम लोग पहले अगले प्रश्न पे चलने से पहले असम के बारे में कुछ जान लेते हैं। असम में दिहांग नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्री के नाम से। किस नाम से? ब्रह्मपुत्री के नाम से। ये तो हो गया ब्रह्मपुत्री पर विश्व का एकमात्र नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। कौन सा? माजुली द्वीप। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बिटकॉइन को अपनाने वाला विश्व का कौन सा देश? विश्व का एकमात्र कौन सा है? विश्व का एकमात्र देश जिसने लीगली अपनाया। मतलब इसके कहने का मतलब यह है कि जो बिटकॉइन है, कौन सा? बिटकॉइन, इसको संविधान अर्थात कानून के हिसाब से अपनाने वाला कौन सा देश है जो बिटकॉइन को अपनाया है? तो मतलब लीगली अपना लिया गया। इसका मतलब इससे भारत में रुपया चलता है। क्या चलता है? भारत में रुपया। वो क्रय विक्रय, लेन देन या किसी भी हर एक चीजों पर होता है ना, वैसे ही बिटकॉइन को भी किस देश ने अपना लिया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी कौन सा जाएगा? एल साल्वाडोर। कौन सा जाएगा? एल। तो इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन डी। इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन डी, जिसने बिटकॉइन को अपना लिया है कानूनी तौर पे। तो भारत आ गया। भारत तो आ गया। तो भारत में आप लोग जानते हो कोरोना कई वैक्सीन है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और 2DG। रूस में स्पुतनिक वी, स्पुतनिक लाइट और कनाडा में फाइजर बायोटेक। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने किसे साफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है? तो क्या है? साफ डी कैबिनेट किसको नियुक्त किया है? इसका मतलब है कि उनका जो है अब्दुल्ला शाहिद, इनके जो क्या कहता है इनको का जो साफ डी कैबिनेट है, मतलब कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके सलाहकार होते हैं ना, वैसे ही अब्दुल्ला शाहिद के संयुक्त राष्ट्र महासभा में सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए के नागराजन, ऑप्शन ए के नागराजन नायडू, ऑप्शन बी कौन है? तिलमिज्जा हुसैन, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो इसका सही कौन जाएगा? ऑप्शन ए के नागराज नायडू, जो भारत के उपराजदूत भी है। क्या है? भारत के उपराजदूत हैं, इनको नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त कर दिया गया है? के नागराज नायडू को साफ डी कैबिनेट। ठीक है, ये क्या कहता है? उप सलाहकार है। सलाहकार, मुख्य सलाहकार कौन है? तिजमिल्ला हुसैन कौन है? मुख्य सलाहकार। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली, संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहली महिला अध्यक्ष कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है G7। कौन सा? G7 के 47वीं बैठक कहाँ हुई है? जिसकी अध्यक्षता बोरिस जॉनसन ने की है। किसने की है? बोरिस जॉनसन। ये कौन है? ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो ये कहां पर हुई है? G7 की 47वीं बैठक कहां पर हुई है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी जेनेवा और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो कहां पर हुई है? ब्रिटेन में हुई है। ये जो 47वीं बैठक हुई है, इसकी थीम क्या है? थीम क्या है? बिल्ड बैक बेटर। क्या है? बिल्ड बैक बेटर। ठीक है, बिल्ड बैक बेटर इसकी थीम है। तो बिल्ड बैक बेटर इसकी थीम है। ये कहां पर हुई है? ब्रिटेन में। इसकी अध्यक्षता किसने की है? बोरिस जॉनसन ने। और बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है, जिसको ये इससे पूर्व कहां पर गए थे? 2019 में G7 की बैठक में गए थे। इसमें विश्व के जो ताकतवर देश है, इनका ये संगठन है। तो चले चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। मीड झील, कौन सी? मीड झील कहां पर स्थित है? ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही कौन जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी कनाडा। कनाडा में स्थित है मीड झील। अच्छा, ये चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में यह क्यों रहा है? तो पहला पॉइंट, यह चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि गर्मी के कारण यहाँ का पानी का स्तर कम हो गया है, इसलिए इसका स्तर ये चर्चा में रहा है। तो कहां पर है? कनाडा में। कनाडा और अमेरिका को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? कनाडा और अमेरिका को अलग करने वाली रेखा 49 डिग्री समानांतर। कौन सी? 49 डिग्री समानांतर। तो 38 डिग्री समानांतर दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को अलग करने वाली। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। कौन सा अगला प्रश्न है? पास्को नोजल। कौन सा? पास्को नोजल दवा किस रोग के लिए लॉन्च हुई है? कौन सी है? पास्को नोजल दवा जो है ये किस रोग के लिए लॉन्च हुई है? तो ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी कोरोना, ऑप्शन सी ब्लैक फंगस और ऑप्शन डी इनमें नहीं। इसका सही कौन जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस की दवा कौन सी है? पास्को नोजल जो लॉन्च हुई है। तो आप लोग जानते हो कि कोरोना महामारी के बीच में कई प्रकार के अनेकों फंगस देखे गए, जैसे ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस। उसी में ब्लैक फंगस की दवा लॉन्च हो चुकी है भारत में, पास्को नोजल। ठीक है, ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। कैंसर का जो है इसका क्या होता है? इसके इलाज के किसका प्रयोग किया जाता है? C14 और C16 का प्रयोग किया जाता है। कोरोना के इलाज के लिए विश्व की एकमात्र पहली दवा कौन सी थी?
कौन सी स्पुतनिक, और भारत में कौन कौन सी दवा चलती है आप लोग जानते हो, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और 2DG। स्पुतनिक वी को रूस से लिया जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलने से पहले मैं आपको मोटिवेशन कोड दूंगा जो आपको एक असीम ऊर्जा प्रदान करेगी। तो चलिए मोटिवेशन कोड क्या है, किसी के पैर पर गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है, किसी के पैर पर गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने का ठान लो। तो दोस्तों ये मोटिवेशन कोड आपको सकारात्मक ऊर्जा भरेगा, क्योंकि आप लोग ये सोचते हो कि मैं किसी के पैरों पर गिरकर या किसी को कुछ पैसे देकर मैं जॉब ले लूंगा, तो उससे बेहतर है आप अपने भरोसे बड़ी नहीं तो छोटी लोगे, उसमें आपको नॉलेज रहेगा, आपको उसके बारे में जानकारी रहेगी, आप शान से उसको करोगे क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट रहेगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे दोस्तों इसी के साथ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों नाइट फ्रैंक द्वारा जारी 2021 की पहली तिमाही ग्लोबल हाउस क्या है, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है। तो पहली बात तो हम लोग जानते हैं ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स होता क्या है। तो चलिए ये होता क्या है, इसका मतलब कि जो आप लोग देख रहे हैं कि क्या होता है, जो मकानों की बिक्री होती है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई बिल्डिंग खरीदी या बिल्डिंग आपने बेची, उसके तहत भारत में कौन सा या उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसके दामों में बढ़ोतरी हुई है या कमी आई है, इसी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नाइट फ्रैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो किसकी है 2021 की पहली तिमाही है। तो इसमें कौन से स्थान पर भारत है, तो ऑप्शन ए 43वें, ऑप्शन बी 50वें, ऑप्शन सी 40वें और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो इसका सही कौन जाएगा, ऑप्शन ए 43वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष के 1.5 के आसपास गिरावट हुई है, 1.5 के आसपास गिरावट हुई है। तो किसमें, नाइट फ्रैंक के रिपोर्ट में। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अमेरिका के अमेरिका के फेडरल जूल कौन बने हैं, सॉरी अमेरिका के फेडरल जज कौन बने हैं, जो इतिहास के जो एक मात्र मुस्लिम अमेरिकी हैं। तो क्या है, अमेरिका के फेडरल जज कौन बने हैं जो अमेरिका के पहले जज मुस्लिम बने हैं, अमेरिकी मुस्लिम बने हैं। पहली बात तो ये फेडरल होता क्या है, ये केंद्र का पहला जो होता है, मान लीजिए कोई देश है, जैसे अपना देश है भारत का फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई, 1935 में, किस अधिनियम से, 1934 के अधिनियम से। तो ये तो भारत की होगी। उसी तरह अमेरिका का केंद्र कौन सा है, वाशिंगटन डीसी। तो वहां पर भी कोर्ट होगा, उसको क्या कहा जाएगा, फेडरल कोर्ट। उसके जज कौन बने हैं, ऑप्शन ए जाहिद कुरैशी, ऑप्शन बी कमला हैरिस, ऑप्शन सी नीरा टंडन और ऑप्शन डी जो बाइडन। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए जाहिद कुरैशी बने हैं किसके, अमेरिका के फेडरल कोर्ट के जज, जो एकमात्र पहले मुस्लिम हैं। तो ऑप्शन बी कमला हैरिस प्रथम भारतीय महिला या प्रथम उप राष्ट्रपति कौन बनी है, कमला हैरिस। ठीक है, दूसरा पॉइंट ऑप्शन सी नीरा टंडन, ये किसी व्हाइट हाउस की मुख्य सलाहकार बनी है, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है खरीफ फसलों का न्यूनतम मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के विषय में सही है। तो इसका सही कौन जाएगा, खरीफ फसलों के न्यूनतम मूल्य में इसका सही कौन जाएगा, ऑप्शन ए धान 1940 रुपए, ऑप्शन बी बाजरा 2250 रुपए, ऑप्शन सी तिल 7307 रुपए और ऑप्शन डी यह सभी। तो सही कौन जाएगा, यह सभी।
ये जो केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम मूल्य दिया जाता है किसी भी फसल के बेच, जैसे कि आप लोग देखते हो कि क्रय केंद्रों पे फसलों को कटाई के बाद लेकर जाया जाता है, तो वहां पर जो न्यूनतम मूल्य होता है ये है। तो इसके तहत क्या होगा, एमएसपी के तहत किसानों की आय को दुगना करना लक्ष्य है। तो आप लोग प्रत्येक पॉइंट को अच्छे से सुनिए और नोट करिए, क्योंकि आपको ये जो पॉइंट है यही आपको परीक्षा में मजबूती देंगे, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए स्पेशली बनाए जाते हैं, हमारी टीम के साथ ये बनाए जाते हैं जिससे आपको मजबूती मिलेगी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत और थाईलैंड, किसके, थाईलैंड के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है नौसेना के बीच? किसके बीच? नौसेना के बीच। भारत और थाईलैंड की नौसेना के बीच कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? ऑप्शन ए कारपट, ऑप्शन बी एक्स डेजर्ट नाइट, ऑप्शन सी क्या है स्टार, कौन सा है स्टालिक, और ऑप्शन डी कौन सा है इसका खंजर। तो इसका सही कौन जाएगा दोस्तों? कापट। ऑप्शन ए कापट इसका सही हो जाए, तो इसका सही हो जाएगा। ये किसके बीच हुआ है? भारत और थाईलैंड के बीच। तो बाकी ऑप्शनों को देखते हैं, कौन सा है? एक्स डेजर्ट नाइट। ये जो युद्धाभ्यास है ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान से नोट करिए। ये किसके बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। कौन सा? एक्स डेजर्ट नाइट। तो ये तो हो गया एक्स डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच। और दूसरा है दार्शनिक युद्धाभ्यास किसके बीच है? भारत और उज्बेकिस्तान। भारत और उजड़े चमनों की जो कंट्री है उज्बेकिस्तान, इसके बीच हुआ है दार्शनिक युद्धाभ्यास। और भारत और इसके बीच किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर युद्धाभ्यास हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 2021 में जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 में कितने प्रतिशत छात्रों का नामांकन बढ़ा है? तो ये क्या होता है ये आप लोग जान लीजिए। ये इससे पूर्व कितने कब लॉन्च हुई थी? 2015-16 में। ये 5 वर्षों में लॉन्च होती है। पहला पॉइंट हो गया। ये इस समय कब लॉन्च हुई है? 2021 में लॉन्च हुई है। किसकी लॉन्च हुई है? 19-20 की। इसको लॉन्च कौन करता है? रमेश पोखरियाल। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने जारी किया है। तो इसमें वृद्धि दर कितनी रही है? ऑप्शन ए 18.2%, ऑप्शन बी 11.5%, ऑप्शन सी 12.2% और ऑप्शन डी 26 संबंधित एक है। इसका सही कौन जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी 11.4% वृद्धि हुई है छात्रों के एडमिशन में। जो आप लोग जानते हो कि इंटरमीडिएट के बाद जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है उसमें इतनी वृद्धि हुई, तो छात्राओं अर्थात बालिकाओं की कितनी वृद्धि हुई है? तो 18 अर्थात ऑप्शन ए 18.2% की वृद्धि हुई है। और ऑप्शन डी है कि आप लोग देख रहे हो एक छात्र अर्थात एक बच्चे पर कितने टीचर उपलब्ध हैं? तो कितना है? 26:1 अर्थात छात्र और टीचरों का अनुपात कितना है? 26:1 का। 26 विद्यार्थियों पर एक टीचर है। तो चलिए दोस्तों और लोग चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न पे। आखिरी प्रश्न है आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल बढ़ाया गया है? कौन है? आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल बढ़ाया गया है? ऑप्शन ए मुकेश कुमार जैन, ऑप्शन बी माइकल पात्रा, ऑप्शन सी रविशंकर, ऑप्शन डी राजेश्वर राव। तो इसका सही कौन जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए मुकेश कुमार जैन जी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया इस प्रश्न का उत्तर। तो आप लोग पहला पॉइंट नोट करिएगा, आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? टोटल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कौन कौन है? मुकेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, रविशंकर और राजेश्वर राव।
ये लोग हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। तो गवर्नर आ गया। तो पहली बात तो हम लोग जानते हैं पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर। तो पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। तो आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम से हुई? अब आरबीआई बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम से। किससे? 1934 के अधिनियम से। कब हुई? 1 अप्रैल। कब? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई। प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। अब प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। 25वें नंबर के। 24वें नंबर के उर्जित आर पटेल। तो ये तो गया इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है। हाँ, आरबीआई के एकीकरण कब हुआ? 1 जनवरी। कब? 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का एकीकरण हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान में कहाँ है? मुंबई। ठीक है, मुंबई में है मुख्यालय। पहले मुख्यालय आरबीआई का कहां पे था? कोलकाता में। कहां पे? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में था पहले आरबीआई का मुख्यालय। तो दोस्तों इसी के साथ पहले हम एक चीज और नोट कर लीजिएगा, आरबीआई के लोगों में क्या है। तो आप लोग जानते हो कि आरबीआई का लोगो है, उस पे क्या है? पहले तो आगे एक बाग है। ठीक है, उसके पीछे ताड़ का वृक्ष है। किसका? ताड़ का वृक्ष है। तो क्या है आरबीआई के लोगों में? पहले तो बाग है, उसके पीछे ताड़ का वृक्ष है। दोस्तों आज का हम लोग करंट अफेयर का शो यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों आप लोग बाकी विषयों के लिए जो आपको लगे कि इसकी वीडियो पढ़नी चाहिए उसके लिए कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ दोस्तों हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।